हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, कल से हम लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं सुबह 8:30 बजे संडे को। और उस लाइव क्लास में आपके रिवीजन कोशिश करूंगा, मैं रिवीजन कराऊं जून 2024 के करंट अफेयर्स की न्यूज़पेपर से, क्योंकि आप आगे आगे पढ़ते रहते, रिवीजन नहीं करते। उससे मैं आपको जो ना जैसे रिवीजन कराऊंगा, उससे साथ साथ दूसरे क्वेश्चन में निकलते रहते, अंडरस्टैंडिंग होगी। और कोशिश मैंने वो की है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट करें। इस तरह क्वेश्चन लेके आया हूं उसमें से, जो आपको पीडीएफ भेजी है उसी में से है। लेकिन वो क्लैरिटी नहीं होती, कई बार हम रिवीजन नहीं करते, ऐसे सोचते हैं बहुत बल्कि मटेरियल है, बल्कि नहीं। देखिए, क्वेश्चन जो ना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक के लिए। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट हैं सारे अटेंड करेंगे क्लास को। और दूसरा, आपके डाउट्स, क्वेरीज, हर एक की क्वेरीज है। जैसे एक बच्चा जो है लिख रहा था एथिक्स का, जो ना बताइए हमें कैसे तैयारी करें, बिल्कुल बताएंगे, आप क्लास में आइए। सभी का जो है, चाहे वो जीएस है, पेपर्स को जीएस 1 2 3 4, ऐसे प्रीलिम्स का खास तौर पे, क्योंकि प्रीलिम्स के जो है ये फ्रेंड्स जो है इसमें बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। दूसरा, आप अपॉइंटमेंट लीजिए। रोजाना मैं कह रहा हूँ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। मेरी ईमेल जो है आपको मैं टेलीग्राम पे भी डाल ली है, कम्युनिटी पे भी डाल ली है। ईमेल पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखिए। ये अपॉइंटमेंट क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ आपको। हर एक जो स्टूडेंट है, किसी का ऑप्शनल जो है कहाँ तक हो गया, किसी के जीएस पेपर 1 2 3 4 उसमें स्टैटिक के नोट्स बने हैं, एनसीईआरटी से नहीं बने, करंट अफेयर्स की क्या पोजीशन है, हर एक की स्ट्रेटजी जो है हम फाइनल करेंगे। अलग अलग है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि इस साल तो एक बार देख लेते हैं, हो गया तो प्रीलिम ठीक है, मेन दे देंगे। ये कैजुअल अप्रोच नहीं हमने रखनी, हमने तो सीधा टारगेट करना है। मसूरी दिखना चाहिए आपको, रैंक दिखना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम मेन में तो आपको जो ना फिर भी रेंज है। आपका जीएस पेपर 1 है, 2 3 4, मैं रोजाना करंट अफेयर दे रहा हूँ, 200 250 नंबर का करंट अफेयर तो मेरे से ही हो जाएगा आपका मेन का। लेकिन फिर पुणे में कहता हूँ कि प्रीलिम जो है ना, प्रीलिम में किसी के पास कोई सिलेबस नहीं है। आप ओल्ड राजेंद्र नगर में देख रहे होंगे, कोई ऐसा, देखिए आप, क्यों कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये आ जाएगा, क्योंकि रूटीन का जो ना कैजुअल अप्रोच है वही पढ़ाना हर साल। लेकिन एग्जामिनर जो क्वेश्चन डालता है, बड़े जो है डीप क्वेश्चन होते हैं, बड़े एनसीईआरटी से निकाला तो ऐसे क्वेश्चन निकालेगा जो आप स्किप करके, न्यूज़पेपर से वो क्वेश्चन निकालेगा जो आप स्किप करके, इसीलिए आपको जो है डिफिकल्टी है। ये डिफिकल्टी के लिए मैं ये कोर्स लेके आया हूँ, करंट अफेयर एसेंशियल, ताकि आपके 25 30 क्वेश्चन तो जाते ही ठीक हो जाए करंट अफेयर के। फिर आपका जो है स्टैटिक, स्टैटिक ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक टेंडेंसी है, आपने एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर ली, 1.5 2 लाख रुपए दे दिया, ये सोचेंगे यही नोट्स पढ़ने, एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, बाउंड हो गए, क्योंकि मैंने तो इसमें जो ना दाखिला लिया है। अब उनके नोट्स में से क्वेश्चन नहीं आएगा, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं, आप फिर फंस गए, न्यूज़पेपर उधर से नहीं पढ़ रहे आप। तो कई डायलेमा है, इसीलिए आपको 3 3 4 4 साल लगते हैं। नहीं लगेंगे, 1 या 2 साल से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इसमें आपको मसूरी जाने में। तो अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस पे। ये हिंदू में बिल्कुल छोटी सी न्यूज है, कोई नहीं पढ़ेगा इसको, ऐसा लगता है पॉलिटिकल न्यूज है, ऐसा लगता है। अब मणिपुर में गोल्डन उकरिल, ये पीस कीपर है, ऐसे पूछ लेते हैं, एमसी को तो ऐसे लेके आएंगे, गोल्डन उकरिल इज रिलेटेड टू मणिपुर। ये पीस कीपर्स हैं, इनका मिशन है सेव द इंडो नागा पीस प्रोसेस। टीएसएल इनके अपेक्स बॉडी है, जिसके दे आर सेलिब्रेटिंग गोल्डन जुबली। इसलिए मैं ये लेके आया कि इस तरह की टर्म्स हो ना, जैसे गोल्डन उकरिल, ये पूछ लेते इस तरह का। ये सेकंड न्यूज देखिए, इसमें से सिर्फ मैंने बराक रिवर निकाला है, और इसमें कुछ नहीं है इस न्यूज में हमारे लिए। बराक रिवर का आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए किस स्टेट में ये फ्लो करती है। स्टैटिक का देखो, कई बार कहते हैं स्टैटिक का क्वेश्चन जो ना आ गया रामे मिलानी एनसीईआरटी में। बराक रिवर फ्लोज थ्रू मणिपुर, मिजोरम एंड आसाम। इट फ्लोज इनटू बांग्लादेश। कई बार पूछ लेते हैं बराक रिवर म्यांमार में करती है, बांग्लादेश में करती है। जैसे कलादान रिवर है, वो म्यांमार जाती है, बराक रिवर बांग्लादेश जाती है। ये हमें सारा स्टैटिक का ना बहुत क्लेरिफाई करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वेयर इट बाइफरकेट्स इनटू सुरमा रिवर
कुशियारा रिवर। बांग्लादेश में जाके दो रिवर बन जाती हैं इसकी, बराक रिवर के, सुरमा रिवर, कुशियारा रिवर। उसके बाद क्या होता है, मेघना रिवर बन जाती है इन दोनों की, जब मिलते हैं ना सुरमा रिवर और कुशियारा, मेघना रिवर बन गई, और ये फिर जो है गंगा डेल्टा बनाती है, आगे मेघना जो है ना गंगा में मिल जाती है। सिंपल। इस तरह से आपने तैयारी करनी है प्रीलिम्स की। आप सभी को पता है COP29 चल रही है, मैं रोजाना इसको ब्रीफ कर रहा हूँ। ये नवंबर 22 तक चलेगी। अब यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पिछले साल भी और इस साल भी ये लगातार आ रहा है, अब तक इस पर क्वेश्चन नहीं आया यूपीएससी में। आएगा, प्रीलिम्स में भी आएगा, मेन में भी। CBAM इज ए रेगुलेशन, ये आपको डेफिनेशन माले लिखनी पड़ेगी ना मेन में, तो ये लाइन लिखना दो, इसमें मार्क्स मिलेंगे। दैट प्लेसेस ए प्राइस ऑन कार्बन एमिशंस फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन इंपोर्टेड गुड्स। इसके मैंने बार बार एग्जाम्पल भी दिया आपको। इंडिया से जो स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट यूरोपियन यूनियन को जाएगा, तो उन्होंने अब वो कहते हैं आपका जो है, क्योंकि आप इसमें कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, और एमिशंस होती है उसमें, तो हम ये जो है नहीं आने देंगे। और ये लागू हो रहा है 1 जनवरी 2026 से फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इंडिया ने क्या कहा है, चाइना ने एक पटिशन दिया है कल COP29 में, कि ये जो है नहीं होना चाहिए उसमें। COP29 में पटिशन दिया, और इंडिया और बेसिक कंट्रीज ने इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने उसको सपोर्ट किया है कि भी ये यूरोपियन यूनियन ने जो ना, क्योंकि वो अपना इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और क्योंकि हमारी जो है इंडस्ट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के हैं, इसको नुकसान हो जाएगा। इस तरह के आपने ना एनालिटिकल चीजें पढ़ोगे, तो उसमें प्रीलिम्स में भी मेन में भी इस तरह से लिखना आप ये चीजें। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक ट्राइबल पे MCQ प्रीलिम में, एक मेन में 10 नंबर का क्वेश्चन, पूरी संभावना आने की। अब इसमें मैंने ये निकाला है कि बिरसा मुंडा की जो है अभी तक आज तक कंट्रीब्यूशन नहीं पूछी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी 150 बर्थ है, एनिवर्सरी जो है वो मना रहे हैं 150 में। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ने जो है इस पे आर्टिकल लिखा कल। बिरसा मुंडा के आपको 150 वर्ड्स के बना लो इस पे। मैंने काफ़ी आपको जो ना उसमें दे दिया है PDF में अपने, इसके कंट्रीब्यूशन क्या है, ऐसे एंटी ब्रिटिश इन्होंने जो ना उनकी जो पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट लड़े हैं ये हमारे ट्राइबल हीरो। इस तरह से आप 10 नंबर का क्वेश्चन ये बिरसा मुंडा पे आ सकता है। ये बार बार न्यूज़पेपर में आता है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है ये। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फर्स्ट कौन है, चाइना, बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट में नंबर 1, प्रोड्यूसर में नंबर 2। ये बार बार आता है ना, तो इसलिए ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है MCQ। चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ राइस। अब चाइना जो है क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट द बिगेस्ट कंज्यूमर, उसके पास एक्सपोर्ट के लिए बचता ही थोड़ा है। ये न्यूज़पेपर का यही फायदा है, इस तरह के आर्टिकल है ना जो, अब ये पूरा पेज पे आर्टिकल है महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव के बारे में बता रखे, अभी कोऑपरेटिव में ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन है, और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव गड है। ट्रेडिशनली शुगर इन महाराष्ट्र हैज बीन सिनोनिमस विद कोऑपरेटिव मिल्स। मैंने बताया था आपको, शुगर केन ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये 12 से 18 महीने की है, एक साली और 8 साली कहते हैं उसको। शुगर केन में जो है 12% के करीब चीनी होती है, शुगर मिल 10% के करीब ले पाती है, इससे इथेनॉल बनती है। ये सारा आपको मैं बताता रहता हूँ बार बार। देन इथेनॉल इज फॉर्म्ड यूजिंग बी हैवी मोलासिस एंड डायरेक्ट केन जूस। ये बी हैवी मोलासिस और सी हैवी मोलासिस का मैंने बड़ा अच्छी तरह से डिफाइन किया है पिछले कोर्स में, वो आपको PDF भेज दी है मैंने। जिस कोर्स में आए हैं बच्चे एनरोल किया है, उसकी बी हैवी मोलासिस में कितनी शुगर निकलती है, क्या रेट है, ये सारा मैंने क्लियर किया है। देन शुगर मिल हैज इन्वेस्टेड इन बायोडाइजेस्टर। अब ये बायोडाइजेस्टर में इन्वेस्ट किया, शुगर मिल ने। जैसे क्या होता है बायोडाइजेस्टर में, फॉर ट्रीटिंग लिक्विड एफ्लुएंट, जो स्पेंट वाश है ना डिस्टिलरी का, वेस्ट जाता है डिस्टिलरी का स्पेंट वाश एफ्लुएंट, उससे क्या होगा कि वो बनाएंगे रा बायोगैस, उससे बायोगैस बढ़ेगी। अच्छा, बायोगैस में क्या होती है, इसके बायोगैस में 60% मीथेन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब मीथेन रखने के लिए, इसको प्यूरिफाई करने के लिए बायोगैस को क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड बिल्कुल उससे रिमूव कर देते हैं, ये सिर्फ मीथेन रहेगी। इस मीथेन से जो ना फिर बिजली जनरेट करते हैं, जिसको कहते हैं हम ग्रीन पावर। ऐसे क्वेश्चन लाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कहीं पे भी आपको किताबों में। इस तरह से रिलेट करना आपने कि ये जो ग्रीन पावर जो शुगर मिल में बनती है, वो कैसे बनती है, ये सारी प्रोसेस बता दी मैंने इसमें। प्यारे विद्यार्थियों, एक तो ये माइंड में रखो
नो नीड टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन। कई बार हम ये सोचते हैं भी बाकी बच्चे पता नहीं कितना पढ़ रहे होंगे, पढ़े जाओ पढ़े जाओ, और किताब खरीद के लाओ राजेंद्र नगर से। जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा नंबर आएंगे। ये हमारी मिसकंसेप्शन है, गलत सोच है। अब मैं आपको बताता हूँ। कल मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर आप जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाल रहे हैं ना कंफ्यूजन से रोजाना, वो इतने डीप हैं, इवन हमारा जो वो जो है लॉ के स्टूडेंट हैं वो भी नहीं कर पाते। भाई जो एग्जामिनर है उसके पास स्किल है क्वेश्चन बनाने की। और एक मैं आपको और बड़े काम की बात बताता हूँ, पते की बात बताता हूँ। प्रीलिम में जो आपका पेपर बनता है, देखिए, मान लिया पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ये कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर बनाएगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट है। ज्यादातर क्या होता है, मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस में, ज्यादातर क्या होता है कि मैं मान लिया माइकोलॉजी एंड प्लांट पर जो है प्रोफेसर हूँ, मेरे पास हिस्ट्री का पेपर बनना आ जाएगा, एमसीक्यू 30 सवाल आ जाएंगे यूपीएससी से, और इंस्ट्रक्शन आ जाती है। लेकिन उनको ये पता है ये प्रोफेसर है, इसके पास स्किल है, ये ऐसे क्वेश्चन बनाएगा बच्चों को ट्रैप कर लेगा। कोई जरूरी नहीं है पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर ही जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाएगा। ये आप याद रखना मेरी बात को। मैंने बड़े अंदर की बात बता दी आपको कि यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेन में जब पेपर सेट होगा ना आपका, मान लिया पीएसआईआर का, वो प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का ही करेगा। ये ध्यान भी रखना आपने, ये फर्क है। तो एमसीक्यू जितने बनते हैं वो इसलिए जाते हैं नॉन सब्जेक्ट के पास, ताकि वो ज्यादा डीप में ना जाए, एनसीईआरटी तक सीमित रहे। लिखा भी होता है कि भाई आपने 10वीं क्लास तक जो एनसीईआरटी में है ना उतना ही जो ना वो करना है। दूसरा, एक स्टूडेंट का मेरे पास टेलीफोन में बात हुई। वो कहते हैं जी आज हमें 3 घंटे यही पढ़ाया गया कि इंडो चाइना वार जो ना 62 से उसकी फाउंडेशन दी गई भी, इंडो चाइना रिलेशन में यहाँ से शुरू करो। भाई ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। 3 घंटे हमने इंडो चाइना वार पे नहीं जरूरत है। वो तो हम न्यूज पेपर में आ ही जाता है, एक आधी लाइन कभी कभी जो मेरे साथ आप करोगे ना उसमें होता है 62 में इंडो चाइना वार हुआ, इसका ये इम्पैक्ट आया, इसके टाइम में हुआ। ये तो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आती रहती है चीजें, ये तो अपने आप तैयार हो जाएंगे, उसका स्पेशल नहीं। वो जो 3 घंटे वेस्ट है उसमें हम जो है बहुत कुछ कर सकते थे क्रिएटिविटी से, यदि कमरे में बैठ के पढ़ते तो। वो ये फर्क है। इसलिए जो है आप 3 3 4 4 बार, कई बार ना प्रीलिम पास होता ना मेन पास होता। ये कड़वी सच्चाई है। और हमारी सीडो सेटिस्फेक्शन रहती है। अब ये देखिए, अब हमने जो है एक्सट्रीमली टारगेटेड प्रिपरेशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो प्रीलिम्स का है चाहे मेन के, टारगेटेड, फालतू नहीं। ऐसे तो 10 साल लगा लो, इतनी नॉलेज तो हो ही नहीं सकती है सब्जेक्ट क्या, हमें नॉलेज। अब इकोनॉमिक्स है, बच्चे कहते हैं जी सर इकोनॉमिक्स के सवाल तो हमारे से ना प्रीलिम में होते ही नहीं, ना मेन में होते, क्योंकि वो न्यूज़ पेपर से आते हैं, न्यूज़ पेपर आपको पढ़ने की आदत नहीं। मेरे साथ न्यूज़ पेपर पढ़िए, मैं 3 से 4 घंटे लगाता हूँ, आपको सिर्फ आधा घंटा लगाना है। और वो भी रेडीमेड नोट्स आपको मिल रहे हैं हलवे की तरह से रोजाना पीडीएफ में। और क्या चाहिए इकोनॉमिक्स का। फिर सिक्योरिटी, ये भी आपके जो ना न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में कितने क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने मैप के साथ सारे कवर किए पिछले साल। इंडिया इजराइल का क्या है, गाजा वार में इंडिया का क्या रुख है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रेड सी का। ये तो मैंने बल्कि जो है मॉक इंटरव्यू में जो नहीं, ये करंट अफेयर में सारे क्वेश्चन पूछे। अब बच्चे जो मॉक इंटरव्यू देंगे ना वो इतने अखबार को इतने अच्छी तरह से पढ़ते हैं, पहले क्यों नहीं पढ़ते, पहले मैगजीन से पढ़ते। पहले शुरू से आप हम पढ़ेंगे तो हमारा पहले पहली बार में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एथिक्स का पेपर ऐसा है जिसमें 120 नंबर से ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन मैंने देखे टॉपर के 90 नंबर आ रहे हैं एथिक्स का। मैं जैसे बता रहा था अब हमने लाइव क्लास शुरू कर दी है। लाइव क्लास में हम क्या करेंगे, हमने पूरा पेपर, हमारी जो है टीम का जो है आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर, उन्होंने पूरा पेपर सोल्व कर दिया। और उनके पास कम से कम 50 60 केस स्टडी है डे टू डे, जो केस स्टडी नई केस स्टडी है कि कैसे टैकल करोगे। एथिक्स का पेपर बहुत आसान है यदि आप स्मार्ट स्टडी से चलोगे। हमें हमें जो है, यदि हम 8 घंटे पढ़ते हैं तो भी हम रैंक ला सकते हैं, ये कोई जरूरी है 12 घंटे वाला या 15 घंटे वाला लाएगा। फिर पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में आपके जितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो न्यूज़पेपर से आएंगे। मैंने इतने कवर कर रहा हूँ पीछे भी, मैंने इन 3 4 वीडियो में 3 4 क्वेश्चन तो मेन क्या कवर कर दिया पॉलिटी के। आपको पॉलिटी के क्वेश्चन जो आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, वो स्टैटिक प्लस करंट को रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। आप कनेक्ट करना अभी जो है समझ नहीं पा रहे हैं, तब मार्क्स आएंगे।
आप वहाँ जो है लिख दिया, जैसे उन्होंने बताया, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए वैसा लिख दिया, वहाँ पे नंबर ही 2-3 आते हैं। एग्जामिनर को पता है ये वही रटा रटा आंसर है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई एनालिटिकल बात नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। मैं आप जो है ना, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ आपको, आप अपॉइंटमेंट लीजिए मेरे ईमेल पे, अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़िए, फिर हम जो है उसमें हर एक इंडिविजुअल की, जैसे मैंने पहले बताया, हर एक की अलग अलग स्ट्रेटजी है, हम इसको फुल प्रूफ बनाना चाहते हैं। इसी फील्ड में इसलिए आया हूँ मैं, और मेरा कोई पर्पज नहीं था इस एज में, 66 की एज में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताने आया हूँ कि ये स्किल होती है पेपर बनाने वाले एग्जामिनर की, आप इसको मैच करो यूपीएससी को। यूपीएससी के हिसाब से चलो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं चलना हमने। 3-3 घंटे हम जो ना, ये प्लानिंग कम सारी जो ना प्लानिंग याद करते रहेंगे, फर्स्ट प्लान सेकंड प्लान, वो समय गया। एग्जामिनर पूछेगा आपको, न्यूज़पेपर से एनालिसिस करवाएगा। थैंक यू वेरी मच।